हेलो एवरीबॉडी, छात्र मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ का अध्याय 4 जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो है, इसके पहले आप 8 क्लास में जरूर पढ़े होंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण चर क्या होता है, जिसे यहाँ पर हम लिखे हैं 4x। तो 4x लिखे हैं, तो यह x जो है ABCD का जो लेटर है, जिसे यहाँ पर x है, तो इसको हम कहेंगे चर कहेंगे। और यह कोई अंक है, इसको हम बोलेंगे अचर। ठीक है। तो चर और अचर मिलकर एक पद बनाता है। ठीक है ना। क्या बनाता है? पद, जिसको हम व्यंजक बोलें। ठीक है, व्यंजक या पद बनाता है। तो यह एक चर में है क्योंकि यहाँ पर केवल x है। ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे एक चर में, है ना जी। ऐसे बहुपद में इसको बहुत अच्छी तरह से मैं बताया हूँ। तो फिर जो है आगे हम चलते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात है इसमें। दो चरों वाले, इसका व्यापक समीकरण होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। व्यापक समीकरण मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह होता है जिसे यहां पर हम लिख रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ax, तो यहाँ एगो चर हो गया x, और यहाँ by एक चर हो गया y, है ना। तो यहाँ दो चर हो गए, एक चर हो गया x और दूसरा चर हो गया y। तो यहाँ x और y दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण हुआ। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ a, b एवं c जो है, a, b एवं c, यह क्या है? कोई भी रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं हैं। तथा एक और बात यहाँ जानना जरूरी है कि a जो है वह बराबर नहीं होगा 0 के, क्योंकि जब a 0 हो जाएगा, 0 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या रह सकता है। क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 होने का मतलब होगा कि यह सब 0 हो जाए, क्योंकि a और x यह दोनों एक दूसरे के साथ गुना में है। तो a का अगर मान 0 हो गया, तो 0 में x से गुना करेंगे तो खुद इसको 0 कर देगा। तो 0 करने का मतलब एक चर समाप्त हो गया, एक चर खत्म हो गया। तो फिर यह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यह समीकरण कहता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे यहाँ हम लिखे हैं 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल 0। 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल 0। आप खूब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर x के जगह पर x है, a की जगह पर मैं क्या लिख दिया हूँ? 4 लिख दिया हूँ। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस है। b के जगह पर मैं क्या लिख दिया हूँ? 3। y के जगह पर y है, प्लस c के जगह पर 7 है। तो यह बताइए कि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, क्योंकि ठीक इसी रूप में है। मतलब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है, इसी रूप में यह समीकरण है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है, जिसमें a का मान कितना है? तो a का मान बताइए। a का मान 4 हुआ। b का मान कितना हुआ बताइए? b का मान 3 हुआ। और c का मान बताइए कितना हुआ? तो c का मान हो गया आपका 7। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देता है, जिससे एक समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसमें से a, b और c का मान बताएं। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम देते हैं, 9x, दूसरा एग्जांपल है -2y प्लस 11 इक्वल 0 है। तो यहाँ a का मान बताइए कितना है? तो ax, खूब इसको अच्छा से याद रख लीजिए। इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको याद रख लीजिए। ठीक है। तो
ax मतलब a की जगह पर क्या है 9 है, और b की जगह पर क्या है, b की जगह पर 2 है। अब कहेंगे आप 2 है, तो यह 2 है, यहाँ पर रियल 2 है, और यह माइनस भी है, क्योंकि यह फॉर्मूला में देख सकते हैं आप, समीकरण में देख सकते हैं कहीं इसमें माइनस नहीं है। तो फिर यह माइनस कहाँ से आ गया, कौन यहाँ पर लेकर आ गया, तो यह माइनस लेकर आया है 2, क्योंकि जिस अंक के पहले जो चिन्ह रहता है वह उसी अंक के साथ रहता है। तो यह जो माइनस चिन्ह है वह इसके साथ नहीं है, यह माइनस चिन्ह इस 2 के साथ है। तो फिर इस माइनस को कौन बुलाकर लेकर आया, 2 लेकर आया। तो b का मान लिखेंगे -2, क्योंकि यहाँ b है जिसका मान -2 है। रियल में यहाँ पर प्लस है, रियल में क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ जो माइनस लेकर आया था वह 2 लेकर आया था। कभी भी ऐसा हो ना तो आप माइनस में लिखेंगे। c का मान कितना हो गया, 11 हो गया, तो यह ABC का मान हो गया। एक और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9x है और सीधे यहाँ पर -11 = 0 दे दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, यह 2 चर में नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन इसमें से अगर कह दे कि a का मान क्या है बताइए, b का मान क्या है और c का मान क्या है, तो आप सोचने लगेंगे कि यहाँ पर ax है तो by नहीं है, सीधे कांस्टेंट मतलब अचर पद लास्ट वाला दे दिया है। तो a की जगह पर तो आप 9 लिख लेंगे, लेकिन b के जगह पर क्या लिखेंगे, तो b के जगह पर क्या लिखेंगे बताइए, क्योंकि by उस समीकरण का जो पद है वो है ही नहीं इसमें। तब फिर b के जगह पर क्या सोच रहे हैं, तो रियल में एक यहाँ पर इवेंट हुआ होगा, एक घटना हुआ होगा, क्योंकि हमारा जो व्यापक समीकरण होता है वह ax + by + c = 0 होता है ना। तो जरूर यह b का मान 0 हो गया होगा, जरूर यह b का मान 0 हो गया होगा, जिसके साथ y को गुना करने पर 0 हो गया होगा और यह खत्म हो गया होगा। मेरे कहने का मतलब होगा कि इसमें अगर b का मान नहीं है तो हम b का मान 0 मान लेंगे, ठीक। और c, तो c क्या है, 11 है, तो 11 के पहले माइनस है, जो 11 लेकर आया है, इसीलिए c का मान -11 होगा, ठीक है। आगे आइए एक और समझिए, यहाँ पर अगर केवल 3 दे दिया है और तब पूछ रहा है कि a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है, तो यहाँ a भी नहीं निकल रहा है, b भी नहीं निकल रहा है, केवल अचर पद दे दिया है लास्ट वाला 3। तो यहाँ a भी 0 लिखेंगे, b भी 0 लिखेंगे और c का मान लिखेंगे कितना, 3। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 9y लिख दिए, ठीक है, अब बराबर 12 लिख दिए। अब कहेंगे आप कि यह कैसे होगा, तो पहले इसको सजा लीजिए, 9y 12 को इधर लाइए तो -12 = 0। तो यहाँ आप देखिए फॉर्मूला आपका होता है ax + by + c = 0। यही इसका व्यापक समीकरण होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। मतलब समझ लीजिए कि यह पहिया है, पहिया के बगैर गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी। उसी तरह बिना इस समीकरण के बगैर 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आपको समझना दुर्लभ है, कठिन है। इस चीज को दिमाग में क्यों नहीं आप रख सकते हैं, ax + by + c = 0 को। तो यहाँ देखिए by, तो y का मतलब y के साथ जो है वो b है, y के साथ जो है वो b है, x के साथ जो होगा वो a होगा। तो यहाँ y के साथ जो है क्या है, b है, तो b का मान 9 दे दिया है, लेकिन इसमें x का मान नहीं है। तो इसका मतलब यह हो गया कि x के साथ जो a है यह जरूर 0 होगा। पहले ही बता चुके हैं कि जो नहीं दिया है उसको आप 0 मान लेंगे बेहिचक। और c का मान यहाँ पर क्या है, -12 है, -12 हो गया, ABC का मान निकल गया। अब आइए कुछ इस पर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो NCERT का एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसे दिया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसका चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है नोटबुक की जो कीमत है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। देखिए इसमें 2 चीज आ गया, एक तो नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत। तो नोटबुक और कलम 2 अलग अलग चीज हो गया ना जी, गाय और भैंस अलग अलग चीज नहीं हो गया। उसी तरह से नोटबुक और कलम यह 2 अलग अलग चीज हो गया। तो नोटबुक अलग हो गया और कलम अलग हो गया। तो इसको अगर एक चर लें तो यह दूसरा चर कहलाएगा। तो यहाँ 2 चर वाला मतलब कहानी आ रहा है कि नोटबुक अलग है और कलम अलग है ना जी।
तो दोनों को हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, x मान लेंगे नोटबुक की कीमत को, तो y मान लेंगे कलम की कीमत को। ठीक है ना। इस कथन को क्या करना है, निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से दुगुनी है, तो कलम की कीमत को हम x मान लेते हैं। दोनों में से किसी को x और किसी को y माना जा सकता है, इसमें कोई दबाव नहीं है। तो माना कलम की कीमत इक्वल x रुपया। ठीक, तो नोटबुक की कीमत कितना हो जाएगा, नोटबुक की कीमत इक्वल y रुपया मान लेंगे। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/Q, तो नोटबुक की जो कीमत है वह एक कलम की कीमत से दोगुनी है। जो नोटबुक की कीमत है y, यह कलम की कीमत से दो गुनी है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जो नोटबुक की कीमत है वह कलम की कीमत से दोगुनी है। मतलब कलम की कीमत में 2 से गुना होगा तब जाकर वह नोटबुक की कीमत के बराबर होगा। समीकरण कुछ इस प्रकार है। नहीं तो आप हबड़ा कर और एक यहाँ नोटबुक की कीमत में अगर 2 से गुना कर देंगे तो समीकरण गलत हो जाएगा। कह रहा है कि नोटबुक की कीमत, ये नोटबुक की कीमत हो गया, इक्वल दे दिए, कॉलम की कीमत से 2 गुना है, तो कॉलम की कीमत में 2 से गुना कीजिएगा, कॉलम की कीमत से 2 गुना। तो कॉलम की कीमत से 2 गुना का मतलब है कि कॉलम की कीमत में 2 से गुना, तब जाकर यह नोटबुक की कीमत मतलब y के बराबर होगा। अब इसको हम सीधे अगर करें तो 2x को पहले लिखेंगे और y को बाद में, सीधे को बिल्कुल पक्ष बदल दिए। तो जब दोनों ओर का पक्ष बदलता है जब दोनों ओर का पक्ष बदलता है तो चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है ना, क्योंकि यह पूरा उठकर इधर आ गया और यह पूरा उठकर इधर आ गया। अब यहाँ आप ये वो पक्ष को बुला रहे हैं, अगर y को इधर बुलाते हैं तो y इधर प्लस में है, तो बराबर के अगर इधर आता है y तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो यह एक समीकरण हो गया जिसमें 2 चर हैं, एक चर का नाम x है और दूसरे चर का नाम y है। यह 2 चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसे दिया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 पर रेकरिंग दिया है। इसको हम क्या करें, 2x प्लस 3y ठीक है, इसको यदि इधर खींच ले तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3.95 पर रेकरिंग। अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसमें देखिए a की जगह पर क्या है, x में जो होगा a होगा, y में जो होगा सो b होगा, अचर पद c होगा। तो a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है तो 3 है, और c का मान कितना है तो माइनस लेकर बोलेंगे, माइनस 9.35 पर रेकरिंग। आगे समझ में। दूसरा क्वेश्चन इसका इस प्रकार यहाँ पर है कि x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको यदि हम यहाँ 5 भाग कर रहा है तो अगर हम 5 से सब में गुना कर दें, 5 में सब में गुना कर देते हैं, तो 5 में गुना करेंगे x से तो 5x हो जाएगा। 5 यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। कटाने के लिए ही हम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में मतलब इधर भी और इधर भी हम 5 से गुना कर रहे हैं, केवल इस 5 को कटाने के लिए, मतलब बटा को हटाने के लिए। तो 5 से यहाँ गुना हुआ तो 5x हो गया, 5 से यहाँ जैसे ही गुना हुआ तो 5 से 5 कट गया और केवल क्या बच गया y, और 5 से यहाँ गुना हो गया तो 10 बचे 50 हो गया बराबर 0। अब यह देखिए इस समीकरण पर आ गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax प्लस by या प्लस c बराबर 0। अब कहिए सर यहाँ प्लस है ही नहीं, आप प्लस कह रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस यहाँ पर है, यह जो माइनस लगा हुआ है यह इसका गुणांक लेकर आया है। तो यहाँ a का मान 5 हो गया। b की मान की बात करें तो b का मान कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो एक सबका भाजक होता है। इसका मतलब होगा कि y का जो भाजक फैक्टर है, y का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, ठीक है, तो y के साथ 1 का गुना है तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो फिर यह माइनस कौन लेकर आया, 1 लेकर आया तो माइनस 1 होगा, और c का मान बोलिए क्या हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप तीसरा बना सकते हैं। इस 6 को इधर खींच लीजिएगा तो माइनस 6 हो जाएगा,
तो -2x + 3y -6 बराबर 0। तो a का मान -2 हो गया, b का मान 3 हो गया और c का मान -6 हो गया। उसी प्रकार यहाँ है 4 नंबर में x अब -3y = 0 कर लीजिए, 3y को इधर खींच लीजिए। तो a का मान कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा -3 और c का मान तो दिया ही नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है। उसी तरह से यह पांचवा है, तो -5y को इधर खींच लीजिए तो हो जाएगा 2x + 5y = 0। तो यहाँ a का मान 2 है, b का मान 5 है और c का मान है ही नहीं, तो c का मान कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ है 3x + 2 = 0 है ना, 3x + 2 = 0। तो x का गुणांक 3 है, मतलब यह a का मान है, तो a का मान 3 है, y नहीं है, तो जब y नहीं है तो b 0 होगा, पहले ही बता चुका है। जब y का मान है ही नहीं तो b इसका मतलब 0 होगा। x की जगह 3 है, यहाँ पर 3 है, इसमें y है ही नहीं तो b 0 होगा। तो a का मान 3 हो गया, अब b का मान 0 हो गया, और c जो है अचर पद में क्या है 2 है, और c का मान क्या हो गया 2 हो गया। अब आइए इसको लेते हैं, तो यहाँ y है लेकिन x नहीं है, तो y के साथ क्या गुणांक है b है, सूत्र में फॉर्मूला में यहाँ पर y के साथ b है नहीं है, तो y के साथ y यहाँ पर है, तो y के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब b का मान 1 हुआ। x नहीं है तो a 0 होगा, और c कितना होगा, c -2 है तो -2 हो जाएगा। समझ में आया। तो a का मान 0, b का मान 1 और c का मान -2 हुआ। अगला यहाँ पर बगले में है, यहाँ पर एक और 2x 5 बराबर 2x है, तो सीधा करके लिखेंगे तो पहले 2x लिखेंगे और तब इधर 5 नहीं, तो इसको अब ऐसे करें 2x 5 को इधर खींच ले तो -5 = 0। तो x के साथ क्या है गुणांक 2 है, तो x के साथ गुणांक a है, तो a का मान हो गया 2, नहीं हो गया, a का मान 2 और y नहीं है, इसका मतलब b का मान 0 होगा, और अचर पद कितना है -5 है, तो c का मान हो जाएगा -5। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें इसको स्थितियों को क्या करना था, ये जो समीकरण दिया हुआ था इसको ax + b + c = 0 के रूप में व्यक्त करके, और प्रत्येक स्थिति में जो भी था उस सब में a, b और c का मान बताना था। बहुत ही आसान था, आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे इसको। ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 में 2 ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो समाप्त हो गया है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में जो अगला वीडियो बनेगा उसमें मैं एक्सरसाइज 4.2 मतलब इसका अगला भाग जो बनेगा वह 4.2 मैं इसके अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इसको रिवीजन करते रहिएगा, इसको प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, ओनली प्रैक्टिस। मैथ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही मतलब मजबूत होते जाएगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वह मैथ के प्रति बढ़ते जाएगा, मैथ के प्रति आपका रुझान अधिक होने लगेगा। ठीक है। मैथ कोई जो है कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है समझने पर। ठीक है ना। तो आगे जो है अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.2 मतलब 4.2 को बनाऊंगा, बताऊंगा। तब तक के लिए इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। धन्यवाद। एक और बात मैं आप लोगों से कहूँगा, जो भी आप इस चैनल को देख रहे हैं, जो छात्र मार्गदर्शन चैनल बना हुआ है आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, जो भी मित्र होगा, जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, उसके साथ शेयर करें ताकि मेरा वीडियो उन तक भी पहुँचे और इसका लाभ ले सकें। ठीक है। धन्यवाद।